सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और प्राचीन भारत में हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का अध्ययन कर लिया है। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अध्ययन कर लिया है। आज हम महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। 16 महाजनपद हैं, महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है उसे महान परिवर्तन, महान हलचल, धार्मिक क्रांति और द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। तो पहले हम केवल सामान्य चर्चा, सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से महाजनपद हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, और जो महाजनपद महत्वपूर्ण होगा उनकी क्या विशेषताएं, वहाँ का राजा क्या था, क्या गतिविधियाँ थी, तो उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और हम महाजनपद काल को 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 वीडियो में कंप्लीट करने का इसे प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाजनपद। तो ये महाजनपद है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आप इसे समझिए एक बार। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को किस किस नामों से जाना जाता है? देखिए, महान परिवर्तन, हलचल, धार्मिक क्रांति और द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। 6ठी शताब्दी को किस किस नामों से जाना जाता है? महान परिवर्तन, महान हलचल का काल, धार्मिक क्रांति का काल और द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो देखिए एक बार, देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करें प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहा गया। आपको याद रखना है, प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता। और द्वितीय नगरीकरण किस काल को कहा जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। देखिए दोस्तों, द्वितीय नगरीकरण की बात करें तो यहाँ महान परिवर्तन या महान हलचल की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा। यहाँ हमें प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा। इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महान परिवर्तन, हलचल, धार्मिक क्रांति और द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगर हम बात करें, देखिए कौन कौन से क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। सर्वप्रथम हम बात करें नंबर 1, राजनीतिक। राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में देखिए। जैसे हमने बात की थी जनपद
और अब है महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का निर्माण हुआ। तो ये जो जन नामक इकाई थी, इसका उल्लेख हमें कौन से काल में मिलता है? ऋग्वैदिक काल में। जनपद इकाई का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। और महाजनपद का उल्लेख हमें कब मिलता है? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो राजनीति क्षेत्र में महान परिवर्तन हुआ, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जन का उल्लेख मिलता है, उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद बने, और जनपद से किसका निर्माण हुआ? महाजनपद का। देखिए, जन से जनपद और जनपद से किसका निर्माण हो गया? महाजनपद का। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यदि हम बात करें नंबर 2, आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? देखिए, आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। और ये जो द्वितीय नगरीकरण है, ये आपको याद रखना है, गंगा नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था। गंगा नदी घाटी क्षेत्र, जो द्वितीय नगरीकरण है वो कहाँ हुआ? गंगा नदी घाटी क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में यदि हम परिवर्तन की बात करें, आप याद कीजिए, अगर आपने वैदिक काल के वीडियो देखे हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्य एक कबीलाई समाज के रूप में थे, कबीलाई समूह के रूप में निवास करते थे। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में लोहे की जानकारी हमें नहीं मिलती। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय हो गया, यानी हल के माध्यम से कृषि को जोता जाने लगा। लोहे के उपकरणों का कृषि में उपयोग होने लगा, तो गहरी जुताई संभव होने लगी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जैसे आप सामान्य बात करें, जो आपका ऋग्वैदिक काल है, देखिए समझिए आप इसे, संपूर्ण वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक तो ऋग्वैदिक 1500 से 1000 BC, और इसी में वैदिक काल में दूसरा भाग है आपका उत्तर वैदिक 1000 से 600 BC। तो इस काल में तो लोहे की खोज नहीं हुई थी, इस काल में लोहे की खोज हो गई, तो ये 600 BC आ गया। अंत कहाँ से हो रहा है? 600 BC से। और द्वितीय नगरीकरण कौन से समय को कहा जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इसीलिए आर्थिक क्षेत्र में भी महान परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो लोहे की खोज हो जाने से कृषि का अत्यधिक विस्तार होगा। तो यहाँ देखिए, अपन नोट कर लेते हैं एक एक बिंदु। लोहे की खोज से कृषि का विस्तार होने लगा। इसी प्रकार स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, और स्थायी जीवन की शुरुआत होगी तो व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और इसी काल में आहत सिक्कों का प्रचलन हो गया, मुद्रा का प्रचलन हुआ। आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ, आहत सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। इसी प्रकार जब व्यापार वाणिज्य होगा तो व्यापारियों का भी विकास होगा, व्यापारियों की श्रेणी का विकास हुआ। श्रेष्ठी व्यापारियों की श्रेणी या संघ का विकास हुआ। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ज़्यादा माइंड में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसी में हम आगे बात करें, ये इसी से संबंधित है। यहाँ से मान लीजिए ये लो, ये मैंने वैसे समझाने के लिए बताया था आपको। इसके पश्चात राज्य के द्वारा व्यापार को संरक्षण दिया गया। राज्य के द्वारा व्यापार को संरक्षण देना, और व्यापारियों ने भी राजाओं का सहयोग किया। व्यापारियों ने
राजाओं की सहायता की। तो ये आर्थिक क्षेत्र में महान परिवर्तन माने जाते हैं। ये आर्थिक क्षेत्र में महान परिवर्तन थे। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझिए इसे। नंबर 3 अगर हम बात करें, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो जो वैदिक कर्मकांड थे, आपको याद होगा हमने पढ़ लिया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांडों को नकारा गया, वैदिक कर्मकांडों की आलोचना की गई और महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने लोगों को एक सही रास्ता दिखाया, यानी कर्मकांडों से दूर एक अच्छा रास्ता दिखाने का, अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास किया। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएंगे, देखिए एक तो वैदिक कर्मकांडों की आलोचना की गई तथा महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध का उदय हुआ। अब ये पुनः समझ लीजिए कंप्लीट टॉपिक को एक बार। हम महाजनपद पढ़ रहे हैं, वो आगे की बात है, लेकिन पहले सामान्य जानकारियों पे चर्चा करें। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है उसे महान परिवर्तन, हलचल, धार्मिक क्रांति या द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण सैंधव सभ्यता, और ये जो द्वितीय नगरीकरण है ये कहाँ हुआ था, गंगा नदी घाटी में। ये कहाँ हुआ था, गंगा नदी घाटी में। तो महान जो हलचल है, महान परिवर्तन है, वो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। देखिए राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ऋग वैदिक काल में जो इकाई जन थी वो उत्तर वैदिक काल में जनपद में कन्वर्ट हो गई, और आगे चलकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद से क्या बने, महाजनपद बने। तो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आर्थिक क्षेत्र में देखिए ऋग वैदिक काल आपका 1500 से 1000 है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC है। तो लोहे की खोज से कृषि का विस्तार हुआ, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, यहाँ उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। हमने चर्चा भी कर ली थी कि इस समय का जो समाज था वो स्थायी जीवन यापन करने लग गया था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य रूप से कृषि हो गया था। बैलों के माध्यम से कृषि के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, आहत सिक्कों का प्रचलन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। सिक्कों का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन, या अपन इसे मुद्रा का प्रचलन भी कह सकते हैं। मुद्रा का प्रचलन, क्योंकि वैदिक काल में मुख्यतः व्यापार वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। वैदिक काल में जो व्यापार था मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। श्रेष्ठी, व्यापारियों की श्रेणियां, व्यापारियों का जो समूह है उसका विकास हुआ। राज्य के द्वारा व्यापार को संरक्षण, ये भी बहुत बड़ी बात है। व्यापारियों ने भी राजाओं की सहायता की। ये आर्थिक क्षेत्र में महान परिवर्तन थे। और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो वैदिक कर्मकांड थे, वेदों में जो कर्मकांड थे, यज्ञवाद थे, पुरोहितवाद था, उन सभी का विरोध किया गया। और महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ, जिन दोनों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों ये सामान्य जानकारियां हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, 16 महाजनपदों में कौन से शक्तिशाली थे, कौन सा दक्षिण भारत में स्थित था, अधिकांश महाजनपदों का उदय कहाँ हुआ, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, उसके बाद हमें महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम महाजनपद और उनकी राजधानियाँ इनके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ हम नोट करेंगे महाजनपद और यहाँ नोट कर लेते हैं राजधानी। देखिए दोस्तों
कंबोज। एक महाजनपद है जिसका नाम है कंबोज और इसकी राजधानी है हाटक या राजपुर। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक अथवा राजपुर। वैसे हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। एक बार अपन 16 महाजनपदों के नाम क्या हैं और राजधानी क्या है वो याद करनी है। इसके बाद नंबर 2 गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। इसके बाद है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। कौशल। काशी के बाद है कौशल। इसकी राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती। नंबर 5 सूरसेन। इसकी राजधानी है मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। मत्स्य। इसकी राजधानी है विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। अस्मक। इसी से लिख देते हैं कौशाम्बी। इसके बाद है अस्मक। इसकी राजधानी है पोटन या पोटनी। पोटन या पोटनी। चेदी। एक महाजनपद है चेदी जिसकी राजधानी है सुक्तिमती या शक्तिमती। सुक्तिमती अथवा शक्तिमती। एक है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। एक है मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह। यद्यपि मगध को हम डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल का टॉपिक है, इसे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है अवंती। नंबर 13
अवंती की राजधानी है उज्जैनी या महिष्मती। उज्जैनी, महिष्मती। इसके बाद नंबर 14 वज्जी। इसकी राजधानी है वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। नंबर 15 मल्ल। इसकी कुशीनारा पावा। कुशीनारा और पावा। और नंबर 16 है आपका पांचाल। इसकी राजधानी देखिए अहिछत्र काम्पिल्य। तो दोस्तों ये 16 महाजनपद हैं। ये कितने महाजनपद हो गए आपके? 16। कम्बोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर। गांधार की तक्षशिला। काशी की वाराणसी। कौशल की अयोध्या या श्रावस्ती। सूरसेन की मथुरा। मत्स्य की विराटनगर। कुरु की इंद्रप्रस्थ। वत्स की कौशाम्बी। अस्मक की पोटन या पोटनी। चेदी सुक्तिमती या शक्तिमती। अंग की चंपा। मगध की गिरिव्रज या राजगृह। अवंती की उज्जैनी या महिष्मती। वज्जी की वैशाली। मल्ल की कुशीनारा या पावा। और पांचाल की अहिछत्र या काम्पिल। तो ये 16 महाजनपदों के नाम हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। इसके पश्चात देखिए भगवती सूत्र। ये जैन ग्रंथ है। एक है महावस्तु, ये बौद्ध ग्रंथ है। और एक है आपका अंगुत्तर निकाय, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, महावस्तु बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय ये भी बौद्ध ग्रंथ है। इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इनमें कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक थे। आपको ये भी याद रखना है, 16 महाजनपद हैं और इन 16 महाजनपद में देखिए 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक हैं और 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक हैं। 2 महाजनपद इसमें गणतंत्रात्मक हैं, वज्जी और मल्ल। जैसे हम इनकी बात करें कौन कौन से हैं, एक तो है वज्जी और एक है मल्ल। कुल 16 महाजनपद हैं। 16 में से 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक हैं और 2 महाजनपद कैसे हैं? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक कौन कौन से हैं? वज्जी और मल्ल। इसके पश्चात देखिए 10 महाजनपद गंगा नदी घाटी में स्थित हैं। टोटल 16 में से 10 महाजनपद
गंगा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित थे। अभी हमने चर्चा भी की थी कि द्वितीय नगरीकरण कहाँ हुआ, गंगा नदी घाटी में। तो 16 में से जो 10 महाजनपद हैं वो गंगा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित थे। इसके पश्चात दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक। गोदावरी नदी किनारे। तो आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक। और ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? गोदावरी नदी किनारे। इसी प्रकार तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम, एक तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पादिकारम, में 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पादिकारम। तमिल ग्रंथ का नाम क्या है? शिल्पादिकारम। इसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 मगध, नंबर 2 वत्स और नंबर 3 अवंती। तो तमिल ग्रंथ है शिल्पादिकारम, इसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? मगध, वत्स और अवंती। तो दोस्तों, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, महावस्तु बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तीनों में 16 जो टोटल महाजनपद है उनमें से 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, 2 जनपद गणतंत्रात्मक थे। कौन कौन से हैं? वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल। 10 महाजनपद गंगा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। ये नहीं है 10, सॉरी, इनका कोई ऐसा नहीं है। जो 10 महाजनपद है उनका हम अलग से अध्ययन करेंगे कौन कौन से हैं गंगा नदी घाटी क्षेत्र में। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक, गोदावरी नदी किनारे। तमिल ग्रंथ का नाम है शिल्पादिकारम। इसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, मगध, वत्स और अवंती। और इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद है मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर कौन आएगा? मगध। और एक अपना एक टॉपिक भी है प्राचीन भारत में, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, तो मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे वो भी हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे 2-4 बार रिवाइज कीजिए। राजधानी और महाजनपद 3-4 बार, 2-4 बार, जैसे भी आपको सूटेबल लगे इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम महाजनपद, जो भी महाजनपद डिटेल से है, जहाँ जिनके बारे में जानकारी मिलती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बाकी आपको महाजनपद का नाम और राजधानी तो याद रखनी है। जो इससे पहले आपने जो भी देखा है उसी को क्लियर कर लीजिए, लगभग वहीं से क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाएगा। लेकिन फिर भी इनसे संबंधित और जो जानकारियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, कंबोज महाजनपद, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कंबोज की। कंबोज आपको पता है इसकी राजधानी हाटक या राजपुर है। राजधानी हाटक या राजपुर, जो भी आए, हाटक या राजपुर। और ये कंबोज कहाँ स्थित है? देखिए, पाकिस्तान के हजारा व राजौरी क्षेत्र में, पाकिस्तान के हजारा व राजौरी क्षेत्र में स्थित है।
पाकिस्तान के हजारा व राजौरी क्षेत्र में स्थित है। ये पाकिस्तान के हजारा व राजौरी क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चात देखिए, यह सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित था। सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित था। कंबोज सबसे उत्तर पश्चिम में, क्योंकि पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के हजारा व राजौरी क्षेत्र में स्थित है। इसी प्रकार देखिए, यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र? कंबोज का जो क्षेत्र है वो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। इसके पश्चात यहाँ के प्रमुख शासक, कंबोज के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? सुदर्शन और चंद्रवर्धन। सुदर्शन और एक का नाम है चंद्रवर्धन। सुदर्शन और चंद्रवर्धन यानी कंबोज के प्रमुख शासक हुए। तो कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर पाकिस्तान के हजारा व राजौरी क्षेत्र में स्थित था। सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित था। अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना आपको, ये अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ शासक कौन कौन हुए? सुदर्शन और चंद्रवर्धन। इसके पश्चात देखिए, कौटिल्य ने यहाँ के लोगों को, कौटिल्य ने यहाँ के लोगों को क्या नाम दिया? देखिए, वार्ता शस्त्रोपजीवी। वार्ता शस्त्रोपजीवी। यहाँ के लोगों को कौटिल्य ने क्या नाम दिया? वार्ता शस्त्रोपजीवी, यानी कृषि, पशुपालन, व्यापार और शस्त्रों के माध्यम से जीविका चलाने वाले। कृषि, देखिए, वार्ता का अर्थ होता है वार्ता, कृषि, पशुपालन और व्यापार, और एक शब्द है यहाँ शस्त्र, शस्त्रों से जीविका चलाने वाले। तो दोस्तों, पहला महाजनपद जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है कंबोज। इसकी राजधानी क्या है? हाटक या राजपुर पाकिस्तान के हजारा व राजौरी क्षेत्र में स्थित था। सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित था। ये अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ के प्रसिद्ध शासक कौन कौन थे? सुदर्शन, चंद्रवर्धन। कौटिल्य ने यहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा। वार्ता, कृषि, पशुपालन, व्यापार और शस्त्रों से जीविका चलाने वाले। तो ये है आपका कंबोज। इसके बाद देखिए, इसके बाद है दोस्तों गांधार। हम यहाँ बात करें गांधार। देखिए दोस्तों, राजधानी थी इसकी दो राजधानियां थी। तक्षशिला, पुष्कलावती। इसकी राजधानी, मेन राजधानी तक्षशिला याद रखना है आपको। अगर तक्षशिला नया है तो आपको याद रखना है पुष्कलावती। गांधार राजधानी तक्षशिला और पुष्कलावती, ये भी पाकिस्तान में स्थित था। पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी में स्थित था। पाकिस्तान के पेशावर व
रावलपिंडी में स्थित था। पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी में स्थित था। इसके पश्चात यह है व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और अपने ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध। ये अपने ऊनी वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध था। जिस प्रकार ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए था, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसके पश्चात देखिए यहाँ का शासक था पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन, यहाँ का शासक कौन था? पुष्कर सारिन। तो पुष्कर सारिन के बारे में भी हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। पुष्कर सारिन के दरबार में मगध नरेश बिंबिसार ने दूत भेजा था, राजदूत भेजा था। पुष्कर सारिन के दरबार में मगध के शासक थे जिनका नाम है बिंबिसार। मगध के शासक का नाम क्या था? बिंबिसार। इन्होंने इनके दरबार में दूत भेजा। इसी प्रकार पुष्कर सारिन ने अवंती नरेश चंड प्रधोत, अवंती का एक शासक था, चंड प्रधोत को पराजित किया था। तो पुष्कर सारिन के दरबार में राजदूत भेजने वाले मगध के शासक का नाम क्या था? बिंबिसार। पुष्कर सारिन कहाँ का शासक था? गांधार का। गांधार की राजधानी मुख्यतः तक्षशिला, दूसरी पुष्कलावती। ये पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी में स्थित था। ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और शासक कौन था यहाँ का? पुष्कर सारिन। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तीसरा महाजनपद है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, अपने यहाँ नोट कर लेते हैं। राजधानी क्या थी इसकी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। और यहाँ का प्रसिद्ध राजा हुआ कौरव्य। यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन था? कौरव्य। और ये जो कुरु महाजनपद है ये कहाँ स्थित था? दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। जो कुरु महाजनपद है ये कहाँ स्थित था? ये एक किन से मिलकर बना कुरु महाजनपद? दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? कुरु महाजनपद कहलाया। इसी प्रकार हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाने से नीचक्षु, एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है नीचक्षु। नीचक्षु ने अपनी राजधानी कौशाम्बी को बनाया। कौशाम्बी ध्यान रखना है। तो एक बार पुनः देखिए, हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट में जो राजधानियां हैं, महाजनपद, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। कंबोज
आप बार बार रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ याद हो जाएंगी आपको। कंबोज राजधानी इसकी हाटकिया राजपुर, ये पाकिस्तान के हजारा व राजौरी क्षेत्र में स्थित था। सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित, सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन सा महाजनपद था? कंबोज। यहाँ के प्रसिद्ध शासक हुए सुदर्शन और चंद्रवर्धन। कौटिल्य, कौटिल्य ने यहाँ के लोगों को क्या कहा? वार्ता शस्त्रोपजीवी, ये याद रखना है आपको। कौटिल्य ने कहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा? कंबोज के लोगों को। तो वार्ता, कृषि, पशुपालन, व्यापार, शस्त्र, शस्त्रों से जीविका चलाने वाले। इसके पश्चात है गांधार, इसकी राजधानी मुख्यतः तक्षशिला, लेकिन पुष्कलावती का भी उल्लेख मिलता है। और ये कहाँ स्थित था? पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी में। ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और अपने ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुष्कर सारिन। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन के दरबार में मगध का शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, इसने दूत भेजा और पुष्कर सारिन ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पराजित किया था। अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पराजित किया। इसके बाद है कुरु, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। यहाँ का राजा कौन था? कौरव। ये कहाँ स्थित था? दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर क्षेत्र में। हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई, इसीलिए नीचक्षु ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? कौशाम्बी में। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए महाजनपद हैं उनकी और क्या डिटेल है और क्या जानकारी है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।